एक जिम्मेदार पुलिस अफसर जो अपने फर्ज के सामने किसी की परवाह नहीं करता। एक रात उसकी जिंदगी में 2 तूफान एक साथ आ टकराते हैं, एक थाने में और एक उसके अपने घर में। बाहर की लड़ाई में उसका बैच दांव पर है और घर की लड़ाई में उसका खून। उसके पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है। 7 दिनों के अंदर एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसके पैर समाज सेवा के मुखौटे के पीछे छुपे हुए हैं और जिसकी पहुंच प्रशासन की ऊपरी सीढ़ियों तक है। मगर इस सफर में हर कदम पर एक नया धोखा उसका इंतजार कर रहा है और सबसे बड़ा धोखा वहां से आएगा जहां से उसने सोचा भी नहीं था। तो चलिए सुनते हैं एक कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर की कहानी। रात का सन्नाटा, सड़कों पर पेट्रोलिंग करती एक पुलिस जीप और उसके अंदर बैठा है झामली थाने का इंस्पेक्टर पवन अपनी पूरी टीम के साथ। आज पवन का 40वां जन्मदिन है। घड़ी में 12 बजते ही टीम के सब लोग उसे विश करना शुरू कर देते हैं। माहौल देखकर ही समझ आ जाता है कि पवन अपनी टीम के साथ कितना घुल मिलकर रहता है। कोई बॉस स्टाफ का चक्कर नहीं, सब एक परिवार की तरह। कांस्टेबल अशोक मजाक के मूड में आ जाता है, हंसते हुए बोलता है, साहब अब तो आप बूढ़े होने लगे हैं, कुछ दिन बाद थोड़ा सा दौड़ेंगे तो सांस फूल जाएगी, मुजरिमों के पीछे भागना तो भूल ही जाइए। पवन भी हंसते हुए जवाब देता है, अरे यार 40 की उम्र में भी मैं 13.5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता हूँ, समझे। पवन और अशोक की नोकझोंक चलती रहती है क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में पवन की सबसे गहरी दोस्ती अशोक के साथ ही है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। टीम की तरफ से अशोक पवन को एक जोड़ी सफेद स्नीकर्स गिफ्ट करता है। तभी पवन की बीवी वर्षा का फोन आता है। वो भी विश करती है और कहती है, जी बाहर का कुछ ऊट पटांग खाकर पेट मत भरना, मैंने घर पर आपकी पसंद का खाना बनाकर रखा है। पवन मुस्कुराकर बोलता है, खाना तैयार रखो, घर आकर मजे से खाऊंगा। लेकिन उस रात पवन को घर जल्दी पहुंचना नसीब नहीं था। उसकी टीम को एक जरूरी ड्यूटी मिली थी। सीनियर जर्नलिस्ट रीमा दत्ता को सुरक्षा देनी थी। पवन सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन से उतरते ही रीमा दत्ता को सलाम करके अपना परिचय देता है। मैडम, मैं इंस्पेक्टर पवन, झामली पुलिस से, आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। रीमा टैक्सी में बैठकर रवाना होती है और पीछे पीछे पवन की गाड़ी नजर रखती है। मगर अचानक 2 लड़के बाइक पर आते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और सड़क के बीचों बीच बाइक रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पवन एक पल भी नहीं गवाता, गाड़ी से बाहर निकलकर जवाबी फायरिंग करता है। एक हमलावर वहीं ढेर हो जाता है, दूसरा बाइक उठाकर भाग जाता है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। रीमा दत्ता गोली लगने से मारी जा चुकी थी और कांस्टेबल अशोक के हाथ में भी गोली लग गई थी। ये कोई आम कत्ल नहीं था। मीडिया में हंगामा मच जाता है। हर चैनल पर एक ही सवाल, झामली पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो गई। असल में रीमा दत्ता पिछले 1 साल से आनंद श्री के आश्रम आनंद भूमि से गायब हो रहे बच्चों के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अगले ही दिन उसकी मुलाकात खुद आनंद श्री से होने वाली थी। सब समझ जाते हैं, रीमा दत्ता को इसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से मारा गया है। पवन की प्रोटेक्शन में रीमा की मौत हुई थी, इसलिए सीनियर अफसर ने उसे ऑफिस बुला के सस्पेंशन लेटर थमा दिया और पवन ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, साहब पुलिस की इज्जत मेरी वजह से गई है तो ठीक भी मैं ही करूंगा, मुझे बस 7 दिन दे दीजिए। इन 7 दिनों के अंदर चार्जशीट आपकी टेबल पर होगी, अगर नहीं कर पाया तो खुद आके सस्पेंशन ले लूंगा। अफसर जानता था कि पवन एक जिम्मेदार ऑफिसर है, उसने एक मौका दे दिया। एक झमेला निपटाकर पवन घर लौटता है तो दूसरा झमेला मुंह बाए खड़ा था। घर में घुसते ही देखता है उसके बाबा हरिहर किसी के साथ जोरदार बहस कर रहे हैं। एक आदमी कुछ गुंडों को साथ लाकर इल्जाम लगा रहा है, आपका बेटा दीपक मेरी बहन प्रीति को भगा के ले गया है। हरिहर उसे समझा रहे थे अपने पुराने जमाने वाले अंदाज में, मियाँ अगर गाय के गले में रस्सी ढीली बांधोगे तो गाय तो दूसरे के खेत में जाएगी ही। मतलब साफ था, दोष लड़की के घर वालों का है कि उन्होंने अपनी बहन को संभाला नहीं। पवन बीच में टपक पड़ता है, क्या मामला है भाई। आदमी सीधे कह देता है, आपका भाई दीपक मेरी बहन को लेकर भागा है। आदमी 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर निकल जाता है, अगर इस वक्त में बहन वापस नहीं मिली तो पंचायत में शिकायत करूंगा। वो लोग नीचे जात के थे, इसलिए पवन ने उड़दा रौब झाड़ा, मगर अंदर ही अंदर वो समझ गया था मामला सच है। अपने बाबा की बातों से ही उसे साफ हो गया कि दीपक सचमुच लड़की को लेकर भागा है। अंदर जाकर पवन वर्षा से पूछता है, दीपक कब निकला। वर्षा बताती है, सुबह नाश्ते के वक्त वो नहीं था, शायद रात को ही चला गया। पवन को थकान महसूस हो रही थी। बाहर का तूफान संभाल कर आया था और अब घर में ये नया तूफान। तभी उसका छोटा बेटा हनी आता है और पापा को जन्मदिन का तोहफा देता है, एक जोड़ी सफेद स्नीकर्स। दरअसल पवन को सफेद स्नीकर्स पहनने का बहुत शौक था, इसलिए आज सब उसे यही गिफ्ट कर रहे थे। अगली सुबह पवन दीपक के सबसे करीबी दोस्त कनीजा के घर जाता है, मगर वहां से कुछ खास हाथ नहीं लगता। उधर रीमा दत्ता को मारने आए 2 लड़कों में से जो भागकर बच गया था, उसका नाम था हरपाल, एकदम टीनेजर लड़का। अभी मूछें भी ठीक से नहीं उगी थी, मगर पिस्तौल चलाने में माहिर। और इसे इस गंदे रास्ते पर लाया था वो इस समाज सेवा का मुखौटा पहने हुए बदमाश आनंद श्री। हरपाल एक कमरे में छुपा हुआ था।
तभी आनंद के कुछ लोग उसके पास पहुंचते हैं। निर्मल नाम का एक आदमी हरपाल की तारीफ करने लगता है। वाह बेटा, क्या काम किया है तूने? हरपाल पूछता है। आनंद साहब ने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? निर्मल हंसकर बोलता है, अरे आनंद साहब इतने खुश हैं, खुद तुझे इनाम देना चाहते हैं। हरपाल समझ जाता है ये लोग बहुत शातिर हैं। उन्होंने उसे सिर्फ रीमा दत्ता को मारने के लिए इस्तेमाल किया था, अब काम खत्म तो उसे भी खत्म कर देंगे। हरपाल चुपचाप कमरे के अंदर जाता है, बैग से पिस्तौल निकालता है और बाहर निकलते ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। निर्मल और उसके आदमी जवाबी हमले में उलझ जाते हैं और हरपाल इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। इधर प्रीति के भाई ने पंचायत में शिकायत कर दी थी। सरपंच जी ने हरिहर को बुलावा भेज दिया। हरिहर गुस्से से बोलते हैं, आज तक मेरे घर की दहलीज पार करके कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाया था, ये लड़के ये कर गए। सरपंच जी पुराने जमाने के आदमी थे, जात पात के मामले में बहुत कट्टर। मिसाल देकर बोले, हरिहर भाई मान लो आपकी उंगली में कैंसर हो गया तो आप क्या करेंगे? हरिहर बोले, उंगली काटकर फेंक दूंगा। सरपंच ने सीधे कह दिया, बस दीपक के साथ भी यही करना होगा, नहीं तो हमारी ऊंची जात की बदनामी हो जाएगी। हरिहर सिर हिलाकर मान लेते हैं। इधर पवन रीमा दत्ता के साथी पत्रकारों को बुलाकर पूछता है, आखिर तुम लोग किस मकसद से यहाँ आए थे? वो बताते हैं, साहब हमारे पास पक्की खबर थी कि आनंद श्री के आश्रम से टीनेजर लड़के गायब हो रहे हैं। आनंद इन बच्चों से गलत धंधे करवाता था और काम खत्म होते ही उनको हमेशा के लिए गायब कर देता था, कोई सुराग नहीं मिलता था। पवन पूछता है, ये तो पुलिस का काम है, तुम लोग ये झमेला क्यों पाल रहे थे? पत्रकार बोले, साहब पुलिस तभी हरकत में आती है जब कोई आधिकारिक शिकायत हो, मगर इन गायब बच्चों की तरफ से शिकायत करने वाला है ही कौन, इसलिए हम लोग खुद ये काम कर रहे थे। बात पवन को लॉजिकल लगती है। उधर हरपाल एक ट्रक में छुपकर दूसरे शहर पहुंच जाता है। ट्रक से उतरकर एक ढाबे पर खाना खाने जाता है। तभी उसकी नजर दूसरी टेबल पर पड़ती है। एक छोटा बच्चा बैठा है और उसके माँ बाप बड़े प्यार से उसे खाना खिला रहे हैं। ये देखकर हरपाल का दिल भर आता है, आंखों में आंसू उतर आते हैं। खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता। उठकर वो लैंडलाइन से घर फोन लगाता है, मगर रिसीवर हाथ में आते ही गला रुंध जाता है। बोलने की हिम्मत नहीं होती, फोन रख देता है। इधर पवन ने हिसाब लगाकर समझ लिया कि वर्षा को दीपक और प्रीति के रिश्ते के बारे में सब पता है। थोड़ी सख्ती से पूछने पर वर्षा सब उगल देती है और पवन उसी होटल ले जाती है जहां दीपक और प्रीति छुपे थे। अंदर घुसते ही पवन भाई को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। बेवकूफ, लड़की को लेकर भागने का नतीजा क्या होगा समझ है तुझे? पूरी पंचायत तेरी जान के पीछे पड़ी है। अगर वक्त रहते मुझे बता देता तो मैं कुछ न कुछ मैनेज कर लेता। अब हालात मेरे काबू के बाहर हैं। पवन के दिल में एक डर बैठा हुआ था। दीपक और प्रीति जैसा ही एक कपल पहले भी ये कदम उठा चुका था और जात पात के नाम पर समाज के ऊंचे लोगों ने उन्हें मार कर दफना दिया था। पवन को इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दीपक के साथ वही नहीं होगा, खासकर जब उनके अपने बाबा ही उनके खिलाफ हैं। पवन दीपक को कुछ पैसे देकर वहीं छुप कर रहने को कहता है। मौका देखकर तुम दोनों को शहर से बाहर निकाल दूंगा। अगले दिन थाने पहुंचने पर अशोक उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। हमलावरों की बाइक का नंबर ट्रेस करके वो एक दुकानदार तक पहुंचते हैं, मगर दुकानदार बताता है कि उसकी बाइक कई दिन पहले चोरी हो गई थी और रिपोर्ट भी लिखी हुई है। तभी सड़क से आनंद के आश्रम की गाड़ी गुजरती है। पवन के मन में आता है, एक बार आनंद को भी आजमा कर देख लेता हूँ। वो सीधे आश्रम पहुंच जाता है। अशोक भी साथ था, मगर वो काफी डरा हुआ था। आनंद श्री के भक्तों की संख्या बहुत बड़ी थी और प्रशासन में ऊपर तक उसके हाथ थे। आनंद के सामने आते ही अशोक एकदम चुप हो जाता है। आनंद भी ये भांप जाता है, मगर पवन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। आनंद धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हारे बाबा भी मेरे भक्त हैं, मगर तुम तो नास्तिक लगते हो। पवन बात की परवाह नहीं करता, सीधे इल्जाम पर आ जाता है। जर्नलिस्ट रीमा दत्ता जिस दिन आपसे आश्रम के गायब बच्चों के बारे में सवाल करने आने वाली थी, उसके ठीक एक दिन पहले उसका कत्ल हो जाता है। इत्तेफाक जरा ज्यादा नहीं हो गया? आनंद का चेहरा सख्त हो जाता है। मुझसे सवाल करने का हक किसी को नहीं है, मैं हर सवाल से ऊपर हूँ। पवन भी साफ कह देता है, अपराध हुआ है तो जांच जरूर होगी और जो भी मुजरिम साबित हुआ, चाहे जितना भी ताकतवर हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आनंद ठंडे लहजे में पवन को आश्रम से बाहर जाने को कह देता है और हाँ, ये गेट दोबारा क्रॉस मत करना। आश्रम का दौरा करने की वजह से सीनियर अफसर केशव ने पवन और अशोक दोनों को बुलाकर खूब डांट लगाई। तंज भरे लहजे में बोला, पवन तू 8 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा है। इन 8 सालों में मैंने तेरा ट्रांसफर 5 बार रोका है, नहीं तो अब तक तो किसी जंगल में बकरियां चरा रहा होता। अशोक को भी चेताया, तेरी उम्र हो गई है, रिकॉर्ड क्लीन है, अब रिटायरमेंट के बारे में सोच, पंगा मत ले। फिर केशव ने पवन को हरपाल की फोटो भेजी। ये लड़का है जिसने रीमा दत्ता को मारा है, ढूंढ निकालो। फोटो देखकर पवन हैरान, अरे साहब ये तो बच्चा है,
बाद में पवन और अशोक को पता चलता है कि हरपाल का बाप दामोदर एक हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। अशोक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक प्रिंसिपल का बेटा कातिल कैसे हो सकता है। उधर पवन के दिमाग में दीपक घूम रहा था। अशोक के पूछने पर पवन ने बता दिया कि दीपक ने प्रीति से शादी कर ली है और अब पंचायत उसकी जान के पीछे है। अशोक ने भरोसा दिलाया, साहब किसी भी मदद की जरूरत हो मैं हूं ना। रात की ड्यूटी खत्म करके पवन घर लौटा तो देखा बाबा हरिहर ने पूरा घर उलट पुलट कर रखा है। वो दीपक के कमरे में कोई प्रेम पत्र वगैरह तलाश रहे थे ताकि पक्का सबूत मिल जाए। तभी उसका छोटा बेटा हनी बोल उठा, चाचू तो एक कैंसर है, उंगली में कैंसर हो जाए तो उंगली काटनी पड़ती है, तो चाचू को भी काटना पड़ेगा। बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पवन सन्न रह गया। पूछने पर हनी बोला, दादू मुझे पंचायत ले गए थे, वहीं सरपंच जी से सुना था। पवन का खून खौल उठा। उसने वर्षा और हनी को दूसरे कमरे में भेज दिया और बाबा का कॉलर पकड़कर सख्त चेतावनी दे दी, आइंदा हनी को पंचायत ले गए तो ठीक नहीं होगा, और अगर दीपक का बाल भी बांका हुआ तो मैं पूरी पंचायत को मिट्टी में दफन कर दूंगा। तुम भले उसे बेटा ना मानो मगर वो मेरा भाई है। अपने बाबा को धमकाकर पवन बाहर निकल गया। रात को अशोक ने पवन को अर्जेंट फोन करके बुलाया और हरपाल के पिता दामोदर के पास ले गया। पहले उन्होंने दामोदर से सीधे पूछा, हरपाल कहाँ है? दामोदर बेफिक्र होकर बोला, बेटा तो आनंद श्री के आश्रम में है। समझ आ गया कि दामोदर को कुछ नहीं पता। पवन ने बता दिया, आपका बेटा मिसिंग है और एक कत्ल के केस में मुलजिम है। पुलिस उसे देखते ही गोली मार देगी। अगर आप उसकी जान बचाना चाहते हैं तो थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए। पवन उस रिपोर्ट में आनंद का नाम भी मुलजिम के तौर पर लिखवाना चाहता था मगर दामोदर मानने को तैयार नहीं था। उसकी वजह थी, शादी के 10 साल बाद भी जब उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ तो आनंद श्री के आशीर्वाद से हरपाल पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र से ही हरपाल आश्रम में रहता था। पवन ने सख्ती से कहा, अगर आनंद का नाम नहीं डाला तो पुलिस हरपाल को गोली मार देगी। बेटे की जान के डर से दामोदर मान गया। अशोक भी इस केस में आनंद को घसीटने के पक्ष में नहीं था मगर पवन जिद पर अड़ा था, मैं अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। उधर हरपाल एक बस में चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा था मगर पुलिस ने सड़कों पर नाकाबंदी कर रखी थी। बस की तलाशी में उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर पवन को खबर दी गई। पवन पहुंचकर पूछता है, जर्नलिस्ट को क्यों मारा? पहले हरपाल चुप रहता है, फिर पवन की सख्ती के आगे टूट जाता है। आनंद ने हुक्म दिया था। पवन डांट कर बोला, अगर आनंद कहता कि अपने बाप को मार दे तो भी मार देता। हरपाल बोला, हाँ साहब मार देता। आनंद ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। रोज रात मुझे मारता था, गलत काम करवाता था। मैं वहां से बस छूटना चाहता था। बोला था कि अगर जर्नलिस्ट को मार दूंगा तो घर जाने देगा, इसीलिए ये काम कर बैठा। पवन को मालूम था कि हरपाल की जान को खतरा है। वो अशोक से कहता है, केशव साहब को अभी मत बताना, रात भर इसे अपनी कस्टडी में रखेंगे, कल सुबह कोर्ट में पेश करेंगे। अगली सुबह कोर्ट परिसर में पहुंचकर पवन ने हरपाल को गाड़ी में अशोक के पास छोड़ा और खुद अंदर सीरियल लिखवाने चला गया। आधे घंटे में नंबर आने वाला था। तभी पवन ने बाहर देखा, केशव गाड़ी से हरपाल को जबरदस्ती उतारकर ले जा रहा है। पवन भागा मगर पहुंचने से पहले ही केशव हरपाल को अपनी गाड़ी में डालकर निकल चुका था। पवन ने तुरंत अपनी गाड़ी से पीछा किया। फोन पर केशव ने टका सा जवाब दिया, फोन से कुछ नहीं होगा। तब पवन ने पत्ता खोला, केशव साहब, हरपाल की मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर्ड है और मेरे पास उसका लिखित बयान भी है। अगर आप उसे ले गए फंसेंगे आप ही। मजबूर होकर केशव ने गाड़ी रोक दी। बहस शुरू हुई। केशव नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में आनंद का नाम इस केस में आए। पवन ने ऑफर दिया, हरपाल मुझे दे दो, बदले में चार्जशीट से आनंद का नाम हटा दूंगा। मगर हरपाल इस वक्त आनंद के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत था। केशव माना नहीं तो पवन ने जबरदस्ती हरपाल को उसकी गाड़ी से उतार लिया। बाद में अशोक ने पवन को समझाया, साहब, इस एक लड़के के लिए हम इतने बड़े दुश्मन क्यों पाल रहे हैं, बात रफा दफा कर देते हैं। पवन को भी लगा कि बात ठीक है क्योंकि सपोर्ट के बिना हरपाल को बचाना मुश्किल था। पवन और अशोक केशव के पास पहुंचे और डील की। हरपाल को बचाने का एक ही रास्ता है, कोर्ट में पेश करना। चार्जशीट में आनंद का नाम नहीं डालेंगे, बस मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर पेश करेंगे और फिर स्टेट के बाहर निकाल देंगे। सब पहलू सोचकर केशव मान गया। बाहर निकलते वक्त अशोक ने एक बात कही, साहब, दीपक और प्रीति जहां हैं वो जगह रिस्की है। मेरी जान पहचान का एक घर है, मालिक कनाडा में है, फिलहाल वहां शिफ्ट करा देते हैं। भाई की सुरक्षा सोचकर पवन तुरंत राजी हो गया। बातें करते करते वो हरपाल के पास पहुंच गए। पवन ने हरपाल को अशोक के हवाले किया, ये तुझे सेफ बॉर्डर पार करा देगा, नया शहर, नई जिंदगी शुरू करना। पवन ने हरपाल को एक मोबाइल थमाया, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। बाद में केशव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया, जर्नलिस्ट रीमा दत्ता के कत्ल में आनंद श्री का कोई हाथ नहीं है। केस की आगे की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपी जा रही है। हरपाल का नाम भी नहीं लिया गया ताकि उसकी पहचान खुले नहीं। अगली सुबह पवन ने एक बार फिर बाबा को समझाने की कोशिश की, जो हो गया सो हो गया, दीपक के पीछे अब मत पड़िए।
मगर हरिहर ने साफ कह दिया, हमारे लिए सबसे पहले इज्जत है। इज्जत के सामने बेटे बहू नाती कोई माने नहीं रखते। जिस दिन दीपक मेरे सामने आएगा वो उसकी इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। पवन समझ गया बाबा को समझाना बेकार है। जाते जाते हरिहर ने तंज कसा, वर्षा से कहना आज रात मेरे लिए थोड़ा ज्यादा खाना बनाए, कत्ल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी। ड्यूटी पर पहुंचकर भी पवन का मन भारी था। तभी दामोदर वहां आ पहुंचा। साहब, हरपाल का कुछ पता चला? पवन ने सच बता दिया, आपका बेटा हमारे पास सेफ है, बॉर्डर पार करा देंगे। दामोदर ने कहा, साहब हरपाल की माँ बीमार है, बस एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। पवन ने हरपाल को फोन लगाया, फोन ऑफ। पवन के दिल में कुछ खटका। अगले 6 घंटे लगातार ट्राई किया, फोन नहीं लगा। अशोक से पूछने पर बोला, साहब अब तक तो वो बॉर्डर पार कर चुका होगा, नेटवर्क की दिक्कत होगी। मगर पवन का छठा हिस्सा कुछ और कह रहा था। वो सीधे केशव के पास पहुंचा, हरपाल कहाँ है? क्योंकि पवन और अशोक के अलावा सिर्फ केशव को मालूम था कि हरपाल को किस बॉर्डर से निकाला जाएगा। केशव बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मगर पवन का शक केशव पर ही था। उसने सीनियर की परवाह किए बिना धमकी दे दी, अगर हरपाल को कुछ हुआ तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। केशव डरकर सीधे आनंद के पास भागा और सारी बात बता दी। साहब, पवन के पास हरपाल का बयान भी है, वो हमें फंसा सकता है। आनंद ने अपने पालतू गुंडे निर्मल को हुक्म दिया, जैसे भी हो पवन से वो बयान निकलवाओ। निर्मल अपने गुर्गों को लेकर पवन के घर पहुंचा। पवन ड्यूटी से लौटा तो देखता है बाबा हरिहर निर्मल के साथ बातों में मगन है। निर्मल ने सीधे बयान की कॉपी मांगी। पवन ने मना किया, धक्का देकर बाहर निकालने को कहा तो सब एक साथ टूट पड़े। पवन अकेला कितनों से लड़ता। निर्मल हंसते हुए बोला, जो पहले ही ऊपर पहुंच चुका है उसके लिए इतना झमेला क्यों? पवन के होश उड़ गए। पूछा, क्या मतलब? हरपाल मर गया? निर्मल ने बम फोड़ दिया, मैंने नहीं मारा, तेरे सबसे करीबी दोस्त अशोक ने मारा है। पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मल ने सब उगल दिया। बॉर्डर पार कराने के नाम पर अशोक हरपाल को हमारे हवाले कर रहा था, मगर हरपाल मौका देखकर भागा, नाला पार करके दूसरी तरफ चला गया। हम कितनी गोलियां चलाएं, एक भी नहीं लगी, मगर अशोक ने सिर्फ एक गोली में उसे ढेर कर दिया। जिस आदमी पर पवन ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। निर्मल बोला, बच्चा है और तेरे बाबा आनंद श्री के भक्त हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं, मगर खुशी से बयान की कॉपी दे दे वरना तुझे भी मार देंगे। पवन अलमारी से बयान और अपनी सर्विस गन निकालकर बाहर निकलता है। पहले सीधे अशोक के घर जाता है। उसे भनक नहीं लगने देता कि सच्चाई पता चल गई है। नॉर्मल अंदाज में कहता है, अशोक बस अब आनंद को कॉपी देकर इस झमेले से जान छुड़ानी है। अशोक को साथ लेकर एक सुनसान जगह पहुंचता है जहां निर्मल कॉपी लेने आया था। दरअसल पवन ने उसे जाल में फंसाकर बुलाया था। कॉपी देने के बहाने पवन निर्मल को सीधे गोली मार देता है। अपनी सर्विस गन एक तरफ रखकर निर्मल की पिस्तौल उठा लेता है, फिर पलटकर अशोक पर हमला करता है। तेरी सारी पोल खुल गई है हरामजादे। पवन ने अशोक को खूब पीटा। तब अशोक हंसते हुए बोला, मेरे जुर्म की सजा तू दे देगा, मगर अपने बाप के जुर्म का क्या करेगा? अशोक ने एक और बम फोड़ा। दीपक जिस लड़की को लेकर भागा था वो मेरे समुदाय की थी। मैंने ही प्लान करके दीपक और प्रीति को उस घर में पहुंचाया था। फिर मैंने ही हरिहर और समुदाय के लोगों को वहां ले जाकर दीपक को मरवाया, और इस सारे काम की अगुवाई की थी खुद हरिहर ने। पवन के पैरों तले जमीन एक बार फिर खिसक गई। उसका बाप इतना नीचे गिर सकता है ये उसने सोचा भी नहीं था। उसने निर्मल की गन से एक गोली में अशोक का काम तमाम कर दिया, फिर जोर जोर से चीखने लगा। जब फोर्स और मीडिया पहुंची तो पवन ने बयान दिया, आनंद श्री के हुक्म पर हरपाल ने रीमा दत्ता को मारा था। मेरे पास उसका लिखित बयान है। हरपाल कुछ दिनों से मिसिंग था, उसी को ढूंढने मैं और अशोक निकले थे, तभी आनंद के आदमियों ने हमला किया। अशोक शहीद हुआ और निर्मल इसी झड़प में मारा गया। पूरी कहानी पवन ने प्लान करके सजाई थी। केशव ने आकर हंगामा किया तो पवन ने सीधी धमकी दे दी, इन दोनों को मैंने मारा है, ज्यादा तेज हुए तो तुझे भी मार दूंगा। और हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट जमा कर चुका हूँ। अपनी इज्जत बचानी है तो मीडिया के सामने यही बयान देना, वरना सस्पेंशन तेरा भी पक्का है। घर पहुंचकर पवन ने धक्के मारकर बाबा को गाड़ी में ठूसा, एक सुनसान जगह ले जाकर उतारा, फिर निर्मल की गन निकाली और अपने ही बाबा को एक गोली में खत्म कर दिया। लाश को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, इस तरह सिस्टम से ऊपर उठकर एक पुलिस ऑफिसर ने अपना फर्ज निभाया। अपराधी चाहे कोई भी हो, माँ बाप, भाई, दोस्त या कोई और, अपराध के बाद उसकी एक ही पहचान रह जाती है और वो है मुजरिम। और मुजरिम को सजा दिलाना ही असली इंसाफ है। उम्मीद है इंस्पेक्टर पवन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा देगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।